आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहायक संधि। सहायक संधि एक ऐसी प्रणाली थी जिसके द्वारा अंग्रेजों ने भारत में बिना युद्ध लड़े ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में रियासतों पर अपना अधिकार प्रत्यारोपित किया। सहायक संधि में न तो अंग्रेजों ने पूर्णतया देसी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया और न ही उन्हें पूर्णतया आजाद रखा। सहायक संधि इसकी शुरुआत जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी और इस योजना को प्रसिद्ध जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने बनाया। लॉर्ड वेलेजली ने बनाया। जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेज विजयी हुए तो उन्होंने बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। फिर उसके बक्सर के बाद उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की शाह आलम ने दीवानी प्रदान कर ली, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी जो उनके साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए कहा जाए कि ये उनकी ठोस योजना थी। लॉर्ड वेलेजली के आने से पूर्व ब्रिटिश सरकार के पास या ब्रिटिशों के पास भारत में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। वेलेजली से पूर्व जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर आए, उन्होंने हस्तक्षेप की नीति को बनाए रखा। जब 18वीं सदी में जब लॉर्ड वेलेजली भारत आया, ठीक है, तो इसने अपना मुख्य उद्देश्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य बनाया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेलेजली ने शांति और निष्पक्षता की नीति को त्याग दिया और केवल युद्ध और युद्ध की नीति का ही अनुसरण किया। जब वेलेजली भारत आया तो उसमें फ्रांसीसियों का भी प्रभाव बढ़ रहा था और यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का भी प्रभाव बढ़ रहा था और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही टीपू ने उससे सहयोग की आकांक्षा की थी। इसीलिए वेलेजली ने एक ऐसी प्रणाली अपनाई, ठीक है, जिससे भारतीय शक्तियों से फ्रांसीसी कोई गठजोड़ ना कर सके और अंग्रेज जो है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार कर सके। सहायक संघ प्रणाली की शुरुआत जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी और डुप्ले ने किया ये था कि भारतीय नरेशों को, ठीक है, सैनिक सहायता देने के बदले उनसे धन लेने की प्रथा को अपनाया था, जिसे बाद में लॉर्ड क्लाइव ने भी अपनाया। लेकिन वेलेजली ने इस प्रणाली को सहायक संधि का नाम देकर एक अधिक व्यवस्थित ढंग से इसे प्रस्तुत किया ताकि इसका लाभ अंग्रेजों को मिल सके, ठीक है। इसके कुछ विशेषताएं भी थी। इन विशेषताओं के अंतर्गत ही कि देसी राजा, जो इसकी विशेषता थी कि देसी राजा जो हैं, ठीक है, किसी यूरोपी को सेवा में नहीं रख सकते थे, ठीक है, कि देसी रियासतों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय शक्ति को, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, वो किसी भी यूरोपीय शक्ति को अपने राज्य में शरण या फिर नौकरी पर नहीं रख सकते थे, ठीक है। राज्य की विदेश नीति जो है वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन होती थी और किसी अन्य राज्य से कंपनी की अनुमति के बिना युद्ध, संधि और मित्रता नहीं की जा सकती थी। देशी रियासतों की सुरक्षा, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ब्रिटिश कंपनी उन राज्यों में अंग्रेजी सेना नियुक्त करती थी और उस सेना के बदले बड़ी रियासतों को पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होता था और छोटी रियासतों को कंपनी को नगद धन देना होता था। देशी राज्यों को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना होता था जो रियासत के शासन प्रबंध को देखती थी। ब्रिटिश कंपनी भारतीय रियासतों को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी और साथ में यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश कंपनी भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो ये कुछ शर्तें, कुछ विशेषताएं थी, इस सहायक संधि से संबंधित थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का लाभ मिला। अगर देखा जाए कि सहायक संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लाभ ये हुआ कि देशी रियासतों से
फ्रांसीसियों का वर्चस्व जो है पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि अब उन्हें देसी राजाओं में नौकरी या सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था। और जब राजाओं के खर्चे पर ही जब ब्रिटिश सेना रखनी थी, तो ब्रिटिश कंपनी को सेना के संगठन पर खर्च करने से मुक्ति मिल गई, क्योंकि सहायक संधि के बाद सेना के गठन का जो खर्च है वो देसी राज्यों को वहन करना पड़ता था। और देसी राज्यों के खर्च पर रखी गई सुरक्षा के लिए जो सेना रखी गई थी, उसका उपयोग अंग्रेजों ने अपने शत्रुओं को और क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट करने में किया, और सामरिक स्थानों पर जो बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र थे उन पर उन्होंने अधिग्रहण करने के लिए भी उसी सेना का प्रयोग किया। ब्रिटिश कंपनी से प्राप्त संरक्षण से देसी रियासतें जो हैं वो निशस्त्र हो गई, और अब ये रियासतें एक दूसरे से अलग कर दी गई। अब वह अंग्रेजों के विरुद्ध गुट या कोई संघ बनाने में असमर्थ हो गए। विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होने के कारण देसी रियासतों के आपसी विवादों का निपटारा जो है वो अंग्रेजों के माध्यम से किया जाने लगा। इस प्रकार सहायक संघ से कंपनी को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न प्रदेश ने कंपनी की साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार बिना युद्ध किए कर दिया। धीरे धीरे जो अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो रियासत में रहता था, उसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सहायक संधि से ही कंपनी के विरुद्ध बढ़ते असंतोष, शत्रुता की भावना को रोकने में उन्हें सफलता मिली, और देसी रियासतों ने कंपनी का संरक्षण प्राप्त करके अपनी विस्तारवादी योजनाओं को त्याग दिया और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। और निशस्त्रीकरण के बढ़ावा दिए जाने के कारण ही क्षेत्रीय शक्तियों की युद्ध लड़ने की क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, और सहायक संधि के परिणाम स्वरूप ही लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में एक बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो खड़ा कर दिया। और दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है वो है दारा शिकोह। दूसरा टॉपिक जो है वो है दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। दारा शिकोह जो है एक मुगल सम्राट, ठीक है, पुत्र था। और अभी हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मुगल शहजादे दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 7 सदस्यों की समिति का भी गठन किया गया था। माना यह जाता है कि दारा शिकोह को दिल्ली के स्थित हुमायूं के मकबरे के परिसर में ही कहीं दफनाया गया है। दारा शिकोह जो है वो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, और शाहजहां ने 1642 में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। शाहजहां ने दारा शिकोह को, और इसे उपाधि दी थी शहजादा ए बुलंद इकबाल, जो इसको उपाधि दी और इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार युद्ध के दौरान दारा शिकोह को पराजित होना पड़ा, और औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी। 1657 में मुगल बादशाह शाहजहां के गंभीर रोग से ग्रसित होने के बाद उसके पुत्र के मध्य उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ था, और 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की मृत्यु हुई। दारा शिकोह का व्यक्तित्व जो था उदारवादी था, और उसने हिंदू और मुस्लिम इस्लामी परंपराओं के मध्य समानताएं खोजने का प्रयास किया। अगर बात की जाए कि दारा शिकोह का भारत की कला और संस्कृति में क्या योगदान रहा है, तो 1657 में भगवत गीता के साथ साथ दारा शिकोह ने उपनिषदों का भी मूल संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, ताकि मुस्लिम विद्वानों द्वारा उनका अध्ययन किया जा सके। इसके दारा शिकोह ने ही उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है वो सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है। सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है, और सिर-ए-अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा रहस्य, ठीक है। और इसमें उसने कुरान के प्रतिपादित मतों और उपनिषद के व्यक्ति विचारों के मध्य समानता को दर्शाया है। मज्म-उल-बहरीन जो है वो दारा शिकोह की एक फारसी में रचित छोटा ग्रंथ है, जो सूफी और वेदांतिक चिंतन के मध्य रहस्यवादी और बहुलतावादी समानताओं के रहस्यों के बीच समर्पित है। दारा शिकोह एल्बम जो है वो 1630 में दारा शिकोह के द्वारा
एकत्रित किए गए चित्रों और सुलेखों का एक ग्रंथ है, जिसे 1641-42 में अपनी पत्नी नादिरा बानो बेगम, ठीक है, नादिरा बानो बेगम को उपहार स्वरूप उन्होंने दारा शिकोह ने दिया था। दारा शिकोह ने मुगल स्थापत्य कला में भी योगदान किया, जैसे कि उसने अपनी पत्नी नादिरा बेगम का मकबरा लाहौर में बनवाया, मियां मीर की दरगाह लाहौर में बनवाई, दारा शिकोह पुस्तकालय दिल्ली में बनवाया, अखुन मुल्ला शाह मस्जिद श्रीनगर में बनवाई, परी महल भी उन्होंने श्रीनगर में बनवाई। कुछ इतिहासकारों का मत है कि दारा शिकोह का स्वभाव और विचार औरंगजेब से पूर्णतया विपरीत थे। वह अधिक समधर्मी, दयालु, उदार व्यक्ति था और साथ में ही उदासीन प्रकाशक और युद्ध क्षेत्र में एक अप्रभावी योद्धा भी था। इटली के यात्री निकोलो मनुची ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ मनुची में दारा शिकोह की मृत्यु से संबंधित विवरण जो है उन्होंने प्रदान किया है। तो ये थे हमारे के दो छोटे टॉपिक दारा शिकोह और सहायक संधि के बारे में।